Hello students, this is Samriddhi Vijay, Faculty Mathematics, Reliable Institute, Kota. In this video, we are going to discuss what is the strategies, paper pattern and reduced syllabus in class 10 CBSE mathematics exam. CBSE ने during जो भी इस साल सिचुएशन थी उसकी वजह से जो भी सिलेबस में रिडक्शन किया है, पेपर पैटर्न में जो भी चेंजेस किए हैं स्पेशली इन मैथमेटिक्स, उस सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो पूरा सिलेबस है हमारा सीबीएसई ने वो यूनिट्स में डिवाइड किया है। मैथ्स में बेसिकली यूनिट्स होती हैं, जैसे हमारा नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा एक यूनिट हो जाती है, देन ज्योमेट्री, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद मेंसुरेशन, और जो मार्किंग है, जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने इशू की है हर साल, वो इन यूनिट्स के बेसिस पे होती है। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट आपके पास आती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो चैप्टर आ रहा है, इस यूनिट में जो चैप्टर्स हैं दैट इज़ रियल नंबर। रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, एनसीईआरटी का। बहुत छोटा सा चैप्टर था, पर इसमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये देखिए रेड कलर से जो भी सिलेबस में मेंशन होगा दैट इज़ द रिमूव्ड सिलेबस। पूरा सिलेबस एज इट इज़ है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक टॉपिक रिमूव हो गया है दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर अब आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हों या स्टार्टिंग में ये रूल नहीं आया था, ये रिड्यूस सिलेबस हमें बाद में मिला है, तो हो सकता है आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हो। यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से कैसे हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चंस थे, एचसीएफ कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस थे, वो सब सीबीएसई से इस बार रिमूव हो चुके हैं। ये टॉपिक वैसे तो ईजी था, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते थे तो आपको रिमाइंडर को 0, 1, 2, 3 अलग अलग रिमाइंडर्स के लिए वैल्यूज़ को प्रूव करना होता था। अब सीबीएसई ने इस टॉपिक को यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो दिस यूनिट इज़ क्वाइट सिंपलर नाउ। पहले के कंपैरिजन में ये यूनिट अब काफ़ी सिंपल हो चुकी है, क्योंकि जो एक मेजर टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा वो हट चुका है। बाकी जो चीज़ें थी वो बिल्कुल सेम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एग्जैक्टली सेम है, स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, एचसीएफ वाले क्वेश्चंस जो आएंगे, फैक्टराइजेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उसमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट था प्रूफ ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इररेशनैलिटी। आपको रूट 2 को इररेशनल प्रूफ करना है, रूट 3 को इररेशनल प्रूफ करना है। जनरली प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले पार्ट में जनरली पूछे जाते थे, और इस साल भी सेम ये इसी टाइप में पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपको रूट 2 को इररेशनल प्रूफ करना होगा, पूरा आपको प्रूफ में लिखना है। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो रिमूव हो चुका है, थ्योरेटिकल वाला पार्ट अभी भी वहीं पे ही है, जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो इस यूनिट में अभी भी एज इट इज़ है। सिर्फ एक ही टॉपिक रिमूव हुआ है जो कि एक मेजर टॉपिक था इस यूनिट का, दैट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। सो नंबर सिस्टम के बाद नेक्स्ट जो यूनिट आती है आपके पास दैट इज़ अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में जो टॉपिक्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले पॉलिनॉमियल विच इज़ चैप्टर नंबर 2, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल चैप्टर की। अगेन बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इस चैप्टर में नहीं थे, लेकिन इसमें से भी एक टॉपिक रिमूव हो चुका है। क्या टॉपिक है वो? स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिविजन एल्गोरिदम। अगर आपने सीबीएसई की बुक देखा हो या आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपको 2 रूट्स दिए हुए होते थे और बाकी के 2 रूट्स फाइंड आउट करने होते थे। कैसे करते थे हम लोग? उससे हम पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करके और पूरा डिविजन एल्गोरिदम को सॉल्व करके क्वेश्चन से फिर हम अदर 2 रूट्स फाइंड आउट करते थे। अब सीबीएसई ने उस टॉपिक को भी रिमूव कर दिया है। तो अगेन एक कैलकुलेटिव वाला जो पार्ट था, जो थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन पार्ट जिसमें ज़्यादा था, वो रिमूव हो चुका है इस यूनिट से में से भी, इस चैप्टर में से भी पर्टिकुलरली। अब बचता क्या है इस चैप्टर में? जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, रिलेशंस जो होते हैं आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर क्यूबिक पॉलिनॉमियल, अल्फा बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होगी, वो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखिए चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। ये लेंदी क्यों है? क्योंकि हर एक्सरसाइज ना एक मेथड को पहले एक्सप्लेन किया गया है, फिर उस पर एक एक्सरसाइज है, फिर एक मेथड को एक्सप्लेन किया गया है, उसमें एक एक्सरसाइज है। तो कई सारे मेथड्स थे हमारे पास, उसमें से अगेन एक मेथड रिमूव हो चुका है दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अलावा जितने मेथड्स और दिए हुए थे इक्वेशंस को सॉल्व करने के, वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो एज इट इज़ है, सिर्फ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिमूव हुआ है। अब देखते हैं हम सिलेबस में बचा क्या है इस चैप्टर से पर्टिकुलरली। तो देखिए इन 2 वेरिएबल्स दे आर ग्राफिकल सोल्यूशन। ग्राफ बना के आपको जो सोल्यूशंस फाइंड आउट करने होते थे, ग्राफ बना के आपको फाइंड आउट करना है कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या नॉन इंटरसेक्टिंग है, वो सब अभी भी एज इट इज़ है। geometric representation of different possibilities of solution and inconsistency, consistent है solution या inconsistent है, that is as it is same, there is no change in that.
algebraic condition for number of solutions, solution of pair of linear equation in two variables algebraically by substitution. सब्सटीट्यूशन में कोई चेंज नहीं है, ये अभी भी प्रेजेंट है, इससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. एलिमिनेशन मेथड भी रिमूव नहीं हुआ है, ये भी अभी तक सिलेबस में है, ये सिलेबस में अभी है. सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स अब आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है कई बार, रुपीज़ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, या डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम बोट वाली जो प्रॉब्लम्स है वो एज इट इज है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है. सिर्फ एक ही चेंज है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये रिमूव हो चुका है फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो यही जो एक टॉपिक था जिसकी हम बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता था कि कोएफिशिएंट लिखना है, एक्स लिखना है, उसके बाद नीचे नंबर्स लिखने हैं, बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, साइन लिखना है. तो अगेन ये प्रॉब्लमेटिक था, उसको रिमूव कर दिया है. तो अगर हम बात करें, सीबीएसई ने बेसिकली जो सिलेबस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है. जो भी चीज़ें बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लमैटिक लगता था, वो सब सिलेबस हर यूनिट में से वो छोटे छोटे टॉपिक्स रिमूव हो चुके हैं. सो दिस इज़ फ्रॉम अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो अलजेब्रा जो यूनिट थी उसमें 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रेस्ट 2 चैप्टर्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये भी अलजेब्रा के में ही कंसिडर होते हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगेन वन टॉपिक हैज़ बीन रिमूव्ड, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. मतलब जो ऐसी इक्वेशंस होती थी जो क्वाड्रेटिक गिवन नहीं होती थी लेकिन उनको सॉल्व करके दैट इज रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक. ठीक है, तो वो यहाँ से रिमूव हो चुका है. अब बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पे बेस्ड होंगे. डायरेक्टली उसमें क्वाड्रेटिक आपको गिवन होगा, उसमें फैक्टराइजेशन आपको करना है, या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स होगी जिसमें आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है. ठीक है, जो रिड्यूसिबल मतलब जो क्वाड्रेटिक में गिवन नहीं है लेकिन सॉल्व होकर जो क्वाड्रेटिक बनती है वो वाली इक्वेशंस को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है. अब सिलेबस में है क्या इस यूनिट में वो हम देख लेते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन है, आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन. अब देखिए क्या क्या बच गया है, कैसे सॉल्व करना है हमें. फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, मतलब स्क्वायर कंप्लीट करके कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसको सॉल्व करना है, उसके जो रियल रूट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स अभी भी प्रेजेंट है जिसमें आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपको बताना होगा कि इसके रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या सेम होंगे, वो सब अभी भी एज इट इज है. ये बात हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. देखिए वैसे ये चैप्टर ना बहुत इजी सा था, छोटा सा चैप्टर था. 2 ही इसमें कंसेप्ट थे, एक nth टर्म फाइंड आउट करना, दूसरा सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना. अब उसमें से क्या रिड्यूस हुआ है, क्या सिलेबस में से रिमूव हो चुका है. एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स. अगर आपने देखा हो AP में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर था उसमें कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स आते थे कि उसका सेविंग इतना 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 है, मंथ के एंड में उसके पास कितना, या ईयर एंड में उसके पास कितना सेविंग हो जाएगा, वो सब इस बार रिमूव हो चुका है. ठीक है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स जो n टर्म्स के सम पे बेस्ड थे दैट हैज़ बीन रिमूव्ड. बचा क्या सिलेबस में अभी क्या है, किसमें से क्वेश्चंस आएंगे. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन, nth टर्म को फाइंड आउट करना, स्टैंडर्ड टर्म को फाइंड आउट करना, वो डेरिवेशन ऑफ द n टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP. जनरल आपको एक AP दे दी, उसके n टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है, या फिर आपको जो nth टर्म फाइंड आउट करनी है. उस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस अभी भी यहाँ पे हैं. तो जो अगेन इस चैप्टर में से जो अलजेब्रा यूनिट है उसमें से कई चीज़ें जो अगेन जो प्रॉब्लमैटिक थी, कैलकुलेटिव थी, उनको रिमूव कर दिया है. काफ़ी कुछ सिंप्लीफाई कर दिया है सिलेबस को, जैसा कि हम देख सकते हैं इन दिस यूनिट अलजेब्रा ओनली. नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिट नंबर 3. यूनिट 3 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में भी हम पढ़ के आए, क्लास 10th में भी आपको पढ़ना था. क्लास 9th और 10th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. 9th में बहुत इजी था, क्लास 10th में कुछ फार्मूलाज आ जाते हैं, सेक्शन फार्मूला आ जाता है, डिस्टेंस फार्मूला आ जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आ जाता है. अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रिमूव हो चुकी है, क्या रिड्यूस सिलेबस है यहाँ पे. देखिए कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे मैंने आपको बताया, जो हम क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ के आते हैं वही सब यहाँ पे है. कौन से क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट लाए करेगा, क्या डिस्टेंस होगी, वो सब एज इट इज़ है.
ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आपको दे दी उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है, दैट इज सेम. डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, उसके बीच में डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा, अंडर रूट एक्स माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. उस पर बेस कई क्वेश्चंस और आ जाते हैं, क्या क्या डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस सेम होगी, कब डिस्टेंस इक्वल होगी, डिस्टेंस इक्वल है या नहीं, वो सब एज इट इज है. सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन ओनली, एक्सटर्नल वाला नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है सीबीएसई में, बट कुछ कई बुक्स में दिया हुआ होता है, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इंटरनल डिवीजन ओनली. तो सेक्शन फॉर्मूला अगेन आपको दो पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, आपको एक पॉइंट को बीच में इंसर्ट करना है, रेशियो आपको गिवन होता है कि वो कंप्लीट जो लाइन सेगमेंट है उसको 2:1 में डिवाइड करेगा. आपको वो जो पॉइंट है पी पॉइंट सपोज, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे. अब इसमें एक थर्ड टॉपिक आता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहाँ पे आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, उससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया हमें कैलकुलेट करना होता था. इस चैप्टर में जो सबसे डिफ़िकल्टी वाला पार्ट था ना, वो यही था. डिफ़िकल्ट मतलब फॉर्मूला तो एक ही था, उसी में वैल्यूज पुट करनी थी. प्रॉब्लम आती थी बच्चों को साइंस में, साइंस से मिस्टेक होती थी, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती थी, उससे एरियाज गलत आते थे. अब सीबीएसई ने उसको रिमूव कर दिया है. तो इस चैप्टर में से अगेन एक डिफ़िकल्ट वाला जो सेक्शन था, एक डिफ़िकल्ट पार्ट जो था वो रिमूव हो चुका है. बचे हुए जो टॉपिक्स हैं दे आर क्वाइट ईजी, बहुत ईजी है, जिसमें कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है. अगेन स्कोरिंग का जो ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में, ठीक है. तो पहले क्या होता था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले तो आपको डायग्राम बनाना होता था, जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होते थे उसको प्लॉट करना होता था, उसका एरिया कैलकुलेट करना होता था कई क्वेश्चंस में. अब ये टॉपिक रिमूव हो चुका है. तो अगेन सीबीएस, जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल बहुत ज़्यादा पेपर को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है. तो ये उसमें एक और एडिशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम द यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद यूनिट नंबर 4 इज ज्योमेट्री. ज्योमेट्री अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सीबीएसई क्लास 10th हो चाहे 9th हो. अब यहाँ पे ज़्यादा चैप्टर्स नहीं थे वैसे तो, 9th के कंपैरिजन में 10th में बहुत कम ज्योमेट्री के चैप्टर्स होते हैं. अब उसमें से भी क्या सिलेबस में रिडक्शन हुआ है वो हम देखते हैं. तो देखिए ज्योमेट्री जो यूनिट है, 4th नंबर का जो यूनिट है, उसका फर्स्ट चैप्टर आता है आपके पास ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स मतलब सिमिलर ट्राइंगल्स. 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, 10th में आपको सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ना है. उसमें आपको सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज पढ़ने हैं, कब ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़नी थी. उसके अलावा उसमें क्या क्या था, देखिए उसमें सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज थे, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल था, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम था. ये उसके मेन टॉपिक्स थे जिस पे आपको वर्क करना था. अब यहाँ से हम देखते हैं कि क्या टॉपिक्स रिमूव हो चुके हैं. देखिए फर्स्ट पॉइंट जो रिमूव हुआ है, डिलीटेड सिलेबस जो है वो है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. इस थ्योरम को सीबीएसई ने इस बार डिलीट कर दिया है. तो इस थ्योरम पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका प्रूफ, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट जो डिलीटेड पॉइंट है आपके पास, दैट इज इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री. इसका मतलब अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है. पाइथागोरस थ्योरम में आपको राइट ट्राइंगल गिवन होता है और बोला जाता है कि राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड का स्क्वायर रेस्ट 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. इसको हम प्रूफ भी करते हैं. और उसी का कन्वर्स आता है आपके पास, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पे आपको बोला जाता है क्या कि एक साइड का स्क्वायर रेस्ट 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है. तो फर्स्ट साइड के ऑपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री होगा. इसको सीबीएसई ने इस बार रिमूव कर दिया है. पाइथागोरस थ्योरम है, उसका प्रूफ भी सिलेबस में है, लेकिन कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ यहाँ से रिमूव कर दिया गया. अब बचे हुए जो पॉइंट्स हैं वो जैसा मैंने आपको बताया, जो इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स थे वही सब हैं. जैसे डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, कब ट्राइंगल सिमिलर होंगे आपको बताना है, दीज 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट, उस टाइप के क्वेश्चंस. उसके बाद बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था. यहाँ पे बोला गया लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, दैट इज बीपीटी. तो बीपीटी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है. उसके स्टेटमेंट में भी उसका प्रूफ भी पूछा जाएगा और उस पर
पूछा जा सकता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ भी है यहाँ पे। उसके बाद देखिए एंगल्स आर इक्वल, ये सिमिलैरिटी के प्रूफ्स हो गए। सिमिलैरिटी के जो क्राइटेरियाज है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो इस चैप्टर में से बात करें तो 2 ही थ्योरम को रिमूव किया गया है, फर्स्ट एरियाज वाली थ्योरम को और सेकंड कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को। सो ज्योमेट्री वाली यूनिट को हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था सिमिलर ट्राइंगल्स। अब नेक्स्ट जो ज्योमेट्री का चैप्टर आता है दैट इज सर्कल्स। तो अब सर्कल्स में देखिए आपको कोई भी रेड पॉइंट नहीं दिख रहा है, सर्कल का सिलेबस में कोई भी रेड पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जो चैप्टर है सर्कल उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, उसके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई अपडेटेड सिलेबस यहाँ पे नहीं है। जो सिलेबस लास्ट ईयर हुआ करता था सेम सिलेबस इस साल भी रहेगा, कोई टॉपिक को रिमूव नहीं किया गया है। वैसे ही बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें से कोई रिडक्शन यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं सिलेबस में एक्चुअली में सिलेबस में है क्या सर्कल में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपके पास टेंजेंट्स टू अ सर्कल मोटिवेटेड बाय कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द पॉइंट। तो आपको पता है कि जब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो वो मिनिमम होती है, तो ये उसी का प्रूफ है। ठीक है, उसके बाद द टेंजेंट टू, या फिर जैसे हमने बात की थी कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है टेंजेंट का वो परपेंडिकुलर होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो दैट इज ये वही है यहाँ पे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सेकंड प्रूफ है कि जहाँ पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे फॉर्म होता है। दैट इज सेकंड प्रूफ और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती है उनका लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो ये थर्ड प्रूफ है। तो जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस कंटिन्यू रहेगा, इसमें से कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। ज्योमेट्री यूनिट में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए एक रेड लाइन में क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल हैज़ बीन रिमूव्ड। बहुत सिंपल सा टॉपिक था वैसे तो ये ऑलरेडी। इसमें 3 ही चीज़ें हम ड्रॉ करते थे। एक तो एक लाइन आपको गिवन होती थी, लाइन सेगमेंट आपको गिवन होता था, उसको आपको रेशो में डिवाइड करना होता था गिवन रेशो में। सेकंड आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी होती थी और थर्ड आपको सिमिलर ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन करना होता था। 3 पॉइंट्स थे इसमें से, उसमें से एक पॉइंट सिमिलर ट्राइंगल्स का कंस्ट्रक्शन को रिमूव कर दिया गया है। 2 चीज़ें अभी भी आपके पास एज इट इज़ है। तो कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में से आपको करना क्या होगा, फर्स्ट टाइप का कंस्ट्रक्शन आता है जिसमें आपको लाइन सेगमेंट गिवन होगी, एक रेशो आपको गिवन होगा, उस रेशो में लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। सेकेंड आपको एक सर्कल गिवन होगा और उस पर टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करनी होगी। तो अगेन एक बहुत मेजर पार्ट, एक बहुत डिफिकल्ट जो टॉपिक था उसको यहाँ से सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है। सो ज्योमेट्री के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके पास दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट नंबर 5 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर्स आते हैं आपके पास, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देन हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इन चैप्टर्स में से भी कुछ जो पार्ट हैं वो रिमूव किया गया है। जैसे हम बात करें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री। तो जो भी 0 और 90 डिग्री पे डिफाइंड थे उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अभी यहाँ पे क्या बाकी रह गया है वो देख लेते हैं, क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस में से एक्चुअल पेपर आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट करते हैं 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, वो एज इट इज़ है। प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वेल डिफाइंड वैल्यूज विथ प्रूफ, 60 डिग्री को कैसे प्रूफ करना है, साइन 60 डिग्री कैसे प्रूव होगा, वो सारा एज इट इज़ है। ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30, 45 एंड 60, क्लियरली यहाँ पे मेंशन है 30 डिग्री वाला होगा, 45 वाला होगा, 60 वाला होगा। जो आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल लेके हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज में क्या रिलेशनशिप है, साइन में और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा में क्या रिलेशनशिप है, टेन थीटा में साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज इंटैक्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें भी एक टॉपिक को रिमूव किया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम क्या होता था 90 डिग्री, इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डायरेक्टली आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। कैसे? प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी पे बेस्ड जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको प्रूफ करना होता था, सॉल्व करना होता था, जो आपके 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पहले पूछे जाते थे, वो क्वेश्चंस एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसको रिमूव कर दिया गया है यहाँ से। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन। इसमें से भी क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि सिंपल आइडेंटिटीज मतलब सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन पार्ट था, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस, जहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना सीखते हो, ठीक है। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई रेड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली सेम है। और वैसे भी अगर हम बात करें हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर की, तो इसमें ज़्यादा वैरायटी, मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज की वैरायटी आपको मिलती है, बाकी क्वेश्चन सेम रहते हैं। आपको हाइट गिवन होगी, डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, डिस्टेंस गिवन होगी, हाइट फाइंड आउट करना होगा, या फिर हाइट और डिस्टेंस दोनों गिवन होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ, आपको एंगल्स फिर फाइंड आउट करने होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पार्ट रिमूव हुआ है और एक रेशियोज 90 डिग्री और 0 डिग्री वाला पार्ट को रिमूव किया गया है। सो ट्रिग्नोमेट्री के बाद नेक्स्ट यूनिट आती है आपके पास, यूनिट नंबर 6, दैट इज मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में फर्स्ट चैप्टर है आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें से देखिए एक सिंपल सा छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री, 20 डिग्री, किसी भी एंगल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे जनरली क्वेश्चन 60, 90, 120 इन्हीं एंगल्स पे पूछे जाते थे। उसमें से 120 वाला जो पार्ट है इसको रिमूव कर दिया गया है। मतलब अब आपको जो सेक्टर का एरिया पूछा जाएगा उसमें से कभी भी 120 डिग्री का एंगल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो चैप्टर है वो एज इट इज है। तो हम देख लेते हैं सिलेबस में है क्या। एरिया ऑफ सर्कल आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके पास आ जाएगा। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द अबव सेड प्लेन फिगर्स। मतलब सेक्टर का आपको एरिया, पेरीमीटर दोनों पूछा जा सकता है, सेगमेंट का एरिया और पेरीमीटर, सर्कल का एरिया और पेरीमीटर। इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जब भी हम एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करेंगे तो उसमें सेंट्रल एंगल जो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड है, या तो वो 60 डिग्री होगा या फिर वो 90 डिग्री होगा। मतलब वैसे ही चैप्टर छोटा था, उसमें भी और सिंप्लीफाई कर दिया है कि एंगल जब आपको पता है या तो 60 होगा या फिर 90 होगा। प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स, अब प्लेन फिगर्स हैं उसमें ट्राइंगल, जैसे उसमें आपने मिक्स टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे बुक में, जहाँ पे कुछ ट्राइंगल का एरिया दे दिया, उस टाइप के क्वेश्चंस। प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स, सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल शुड बी टेकन। प्लेन फिगर्स में यहाँ पे आपके पास कुछ भी आ सकता है, ट्राइंगल्स का एरिया भी हो सकता है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल के एरियाज भी हो सकते हैं और सर्कल का एरिया भी हो सकता है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। उसमें से भी उसने क्लियर कर दिया है कि 120 डिग्री वाला जो पार्ट था, सेंट्रल एंगल जहाँ भी 120 डिग्री दिया जाता था उसको हमने रिमूव कर दिया, CBSE ने यहाँ से रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो बनते थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब अगर आप इसके रिड्यूस सिलेबस को देखेंगे, रिड्यूस सिलेबस जो रिमूव सिलेबस है दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि क्लास 10th में ही पढ़ाया जाता था। इसके अलावा जो भी पार्ट था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये सब आप क्लास 9th में भी पढ़ कर आते थे और वही आपको क्लास 10th में ही रिपीट करना है। मतलब ये चैप्टर ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो पूरा का पूरा। क्लास 10th में एक ही टॉपिक एक्स्ट्रा होता था, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, जिसके क्वेश्चंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा हो जाता था, उसको CBSE ने इस बार रिमूव कर दिया है। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो पेपर सिंपल हो गया है, बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है। क्वेश्चंस में आपको देखिए बोल दिया है 60 डिग्री और 90 डिग्री आएगा, तो चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इस पेपर में आपको स्कोर करने का। बाकी एज इट इज जो 9th में था वही सिलेबस क्लास 10th में है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू फॉलोइंग, क्यूब एंड क्यूबॉइड। देखिए दो जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्यूब है उस पर क्यूबॉइड है, या आपके पास सिलेंडर है उस पर कोन रखा हुआ है, तो उनका सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है।
स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स एंड कोन्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स जो बनते हैं हमारे पास, उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने को आ सकता है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने को आपके पास आ सकता है। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटालिक सॉलिड इनटू अनदर, इंटर कन्वर्जन, जैसे आपको स्फेयर को, बड़े स्फेयर को मेल्ट करके छोटे छोटे स्फेयर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्यूबॉइड को मेल्ट करके आपको सिलेंडर्स बनाने हैं, ये जो भी इंटर कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, एंड अदर मिक्स प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स टू बी टेकन। अब यहाँ पे भी देखिए क्लियरली मेंशन है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड आपके पास आएगा तो उसमें सिर्फ 2 ही सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है, 2 से ज़्यादा सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन ये जो मेंसुरेशन वाला यूनिट था, 2 चैप्टर्स थे, उसको भी अगेन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई यहाँ पे सीबीएसई ने कर दिया है आप लोगों के लिए। सो मेंसुरेशन के बाद जो लास्ट यूनिट आपके पास आती है दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डेटा हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें 2 चैप्टर्स हैं आपके पास, फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड वन इज प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स में अब आप देखिए क्या रिमूव हुआ है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। पहले के टाइम पे, मतलब जब ये सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, तो मीन कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड्स थे। एक तो था डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक था स्टेप डेविएशन मेथड विच वाज द थर्ड टाइप था जिससे आप मीन को कैलकुलेट कर सकते थे। तो 2 तो अभी भी हैं, उसमें से एक को रिमूव कर दिया गया है। आपको मीन कैलकुलेट करना होगा लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ नहीं करना है, या तो आप डायरेक्ट मेथड को यूज़ करेंगे या फिर आप अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती थी। पहले आप डेविएशन निकालते थे, फिर डिवाइड करते थे, फिर सॉल्व करते थे, उसको अगेन हटा दिया है। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ के नाम से अगर आप इसको नहीं जानते हो तो आप इसको शायद ओजाइव के नाम से जानते होंगे। अगेन ये बहुत प्रॉब्लम देता था स्टूडेंट्स को, क्योंकि मोर देन फ्रीक्वेंसी या लेस देन फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करते थे, उसके बाद ग्राफ में आप ड्रॉ करते थे। अगेन सीबीएसई ने देखिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया चैप्टर को, ओजाइव्स को हटा दिया है, ठीक है। अब बचा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मीन कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स बचे हैं अभी भी। उसके बाद मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा मतलब जहाँ पे क्लासेस होती है 0 to 10, 10 to 20 वाली, उसका मीडियन कैलकुलेट करना है जिसका एक फॉर्मूला है। मोड कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, बाय मॉडल सिचुएशंस आपके पास नहीं आएगी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। आपको टेबल गिवन होगी, आपको मीडियन कैलकुलेट करना होगा, मोड कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है, ये सिंपल चैप्टर होता है। क्लास 7 से हम शायद प्रोबेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वही क्लास 10th में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है इसके सिलेबस में। वैसे भी हम देखें तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि ज़्यादा सिलेबस होता ही नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर होता है, बस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, एक ही फॉर्मूला है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिलेबस क्या है प्रोबेबिलिटी का, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, कब इम्पॉसिबल इवेंट होता है, कब श्योर इवेंट होता है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज देयर इज नो चेंज इन दैट, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन सिंगल इवेंट। नॉट यूजिंग सेट नोटेशन, सेट नोटेशन को आपको यूज़ नहीं करना है। सिंपल प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि 10 बॉल्स हैं, उसमें से 5 बॉल्स रेड है, 2 बॉल्स ब्लू हैं, 3 बॉल्स ग्रीन है, तो ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सिंपल क्वेश्चंस, वो यहाँ से इस यूनिट से, इस चैप्टर से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये लास्ट यूनिट है हमारे मैथ्स का, एनसीईआरटी का, जो टोटल 15 चैप्टर्स है उनको 7 यूनिट्स में डिवाइड किया था, और ये 7 यूनिट्स का डिस्क्रिप्शन हमने समझ लिया है यहाँ तक इस वीडियो में कि क्या सिलेबस रिमूव हो चुका है और क्या सिलेबस अभी बचा है जिसमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मार्किंग स्कीम पे एंड पेपर पैटर्न पे। सो सिलेबस के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम आपको क्यों पता होनी चाहिए? देखिए, आपको यूनिट वाइज ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रा में कितने चैप्टर्स हैं, नंबर सिस्टम में कितने चैप्टर्स हैं, अब आपको उनका वेटेज पता होना चाहिए कि किस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो आप पहले उसका वेटेज देखो कि उससे कितने नंबर के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, या पेपर में टोटल कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है आप अलजेब्रा को छोड़ दो और वो 20 मार्क्स का है,
मतलब पूरे पेपर में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं अलजेब्रा से और आप कहते हो कि मेरा अलजेब्रा ही वीक है सबसे ज़्यादा, तो आपको वहाँ पे वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मार्किंग स्कीम हर पेपर का, हर टॉपिक वाइज, हर यूनिट का आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिट का वेटेज पेपर में कितना ज़्यादा है। जैसे कि हम बात करें नंबर सिस्टम की, मैंने आपको बताया है एक चैप्टर है इसमें, और टोटल जो मार्क्स हैं इसके लिए कितने हैं, 6 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे। अलजेब्रा में नंबर ऑफ चैप्टर्स 4 हो जाते हैं, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 4 चैप्टर हैं, 20 मार्क्स का ये यूनिट है, पूरा अलजेब्रा यूनिट है 20 मार्क्स का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि हर चैप्टर में से 5 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली, किसी में से 5 के आएंगे, हम एक अप्रॉक्सीमेट लेके चलें तो हर चैप्टर में से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा सा चैप्टर है, मैंने आपको बताया था डिफिकल्टी वाला पार्ट हट चुका है, तो इजी चैप्टर है और 6 मार्क्स ये कंटेन करता है, मतलब पूरे पेपर में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की हम बात करें तो ज्योमेट्री में आपने देखा है जो टॉपिक्स थे, कौन कौन से टॉपिक्स थे यहाँ पे हमारे पास, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, उसके बाद आपके पास था सिमिलर ट्राइंगल्स के बाद सर्कल्स और उसके बाद कंस्ट्रक्शन। तो जो पूरा ये यूनिट है ज्योमेट्री वाला, ये 15 मार्क्स का है, ठीक है। 15 मार्क्स का मतलब 3 चैप्टर हैं, 15 मार्क्स हैं, तो ईच चैप्टर को अगर हम ऑन एन एवरेज डिवाइड करें तो 5 मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। अब उसमें से कम ज़्यादा हो सकता है, बट ज्योमेट्री जो पूरा यूनिट है ये 15 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 2 चैप्टर्स थे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस। टोटल ये दोनों चैप्टर्स मिला के 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। मेंसुरेशन में आपके पास अगेन एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये चैप्टर्स मिला के आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, छोटी सी यूनिट थी, ज़्यादा टॉपिक्स इसमें नहीं थे, लेकिन टोटल वेटेज अगर देखा जाए तो 11 मार्क्स का है। देखिए 2 ही चैप्टर है, जिसमें से प्रोबेबिलिटी में तो टॉपिक्स भी एक ही होता है, मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और स्टैटिस्टिक्स में हम बात करें तो फिर भी मीन, मोड, मीडियन 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बट ये यूनिट 11 मार्क्स कंटेन करती है। ईजी यूनिट है, ज़्यादा मार्क्स की है, मतलब स्कोरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस यूनिट में। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिट का वेटेज कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका प्रिपरेशन करना है। सो दिस वाज द मार्किंग स्कीम। ये टोटल 80 मार्क्स हो गए हैं यहाँ पे, ईच यूनिट का डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो अभी तक ना हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, रिड्यूस सिलेबस, जो प्रेजेंट सिलेबस है वो, मार्किंग स्कीम, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है मेन पेपर की, जिसके लिए हम ये इतना सारा कुछ हमने समझा सुना, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं लास्ट ईयर से, और इस साल का पेपर कैसा आने वाला है, कितनी चॉइसेस आने वाली है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब हम अब इस सेगमेंट में हम वीडियो के डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये क्लास 10 का सेशन 2021 का स्टैंडर्ड जो मैथमेटिक्स का पेपर है, बेसिक और स्टैंडर्ड में से स्टैंडर्ड वाला हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर को मैंने यहाँ पे लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल पेपर जो है 3 आवर्स का होगा, पूरे 3 घंटे आपको मिल रहे हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। 80 मार्क्स का पेपर है आपके पास। ये जो पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये देखिए पार्ट ए एंड पार्ट बी, पूरा पेपर को 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, पार्ट ए में और पार्ट बी में। कई क्वेश्चंस में यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस दी गई है, पहले भी दी जाती थी, इस साल भी दी गई है, ठीक है। अब चेंजेस क्या हुए हैं, पहले पार्ट ए पार्ट बी नहीं होता था, अब ये इस साल से इंट्रोड्यूस हुआ है। पार्ट ए में क्या होगा, ये जो पार्ट ए है आपका, देखिए पहले ए और बी में डिवाइडेड था, ठीक है। अब ये ए और बी भी ना 2 पार्ट, ये ए वाला भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। पहले पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ए और बी में, और ए वाला जो है वो भी 2 में डिवाइडेड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब सेक्शन 1 में क्या होगा, सेक्शन 1 हैज 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। सेक्शन 1 में, सेक्शन ये जो ए का 1 है, इसमें 16 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे, 16 क्वेश्चंस, ठीक है। कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क के, ये 1 मार्क का पार्ट है पूरा। उसमें इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट 16 ही करने हैं, लेकिन 16 में से किसी 5 क्वेश्चन में आपको चॉइस दी हुई होगी, या तो आप फर्स्ट वाला कर लो या सेकंड वाला कर लो, ठीक है। तो 16 में से किसी भी 5 में ये चॉइस आपको दी जा सकती है। 16 क्वेश्चन थे,
1 मार्क के हैं तो आपको पता है डायरेक्ट आंसर्स होंगे, कुछ डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर आपको वहाँ पे बताना होगा। 1 मार्क का है तो पूरा डिटेल लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में आंसर करना है। टाइम कंज्यूम इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। 5 चॉइसेस हैं, अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो सेकंड कर दो, उसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो करो, अटेम्प्ट वही क्वेश्चन करो जिसके लिए आप 100% श्योर हो, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट सेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं सेकंड सेक्शन की। सेकंड सेक्शन में क्या होगा? सेकंड सेक्शन हैज़ 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे हैं भाई 4 क्वेश्चंस, मतलब पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं आपके पास, यहाँ 16 हो गए, यहाँ 4 हो गए। अब ये जो 4 क्वेश्चंस होंगे ना, ये दिखने में बड़े लेंदी लगेंगे आपको। आप देखोगे उसमें एक बड़ा सा फोटोग्राफ हो सकता है या फिर एक बड़ी सी स्टोरी लिखी हुई होगी और उस पर बेस फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी वो अपन क्वेश्चन में आगे देखेंगे। क्वेश्चंस ऑन केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, एक पिक्चर गिवन है, एक फोटोग्राफ गिवन है, एक स्टोरी गिवन है, उसको रीड करना है और फिर आगे के आंसर्स करने हैं, ठीक है। ईच केस स्टडी हैज़ 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स। एक स्टोरी है, ठीक है, उसके 5 पार्ट्स होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे एक स्टोरी से, उसमें से आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट्स। 5 पार्ट्स में से 4 ही अटेम्प्ट करने। 4 केस स्टडीज हैं, 4 केस स्टडीज आर देयर, 17 to 20, ठीक है। उसमें एक केस स्टडी के 5 क्वेश्चन और 5 में से आपको कितने करने? एनी 4, कोई भी 4 आपको करने वाला। अगेन इसमें आपको चॉइस गिवन है, ठीक है। ये पार्ट ए की बात हुई। तो यहाँ तक तो ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे क्वेश्चन को देखना है, रीड करना है और आंसर करना है, ठीक है। या थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है तो उसको करना है, उसको सॉल्व करना है और आंसर देना है, ठीक है। ये पार्ट ए को हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी पे अगर हम चलें तो पार्ट बी स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट मतलब अगेन क्वेश्चन दिया जाएगा, फॉर्मूला लिखना है, आंसर लिखना है, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा उसमें स्टेप्स आपको नहीं लिखनी है। टाइप क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यहाँ तक सब 1 मार्क्स वाले चल रहे थे, अब यहाँ से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं आपके पास, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। फिर हम बात करते हैं सेकंड की। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 27 to 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर में क्या होता है, 1 या 2 स्टेप्स आपकी और बढ़ जाती है, ठीक है। वो क्वेश्चन में या तो ऐसा होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चंस पूछ लिए, क्वेश्चन 1 दिया उसके 3 सब पार्ट्स हो गए या फिर 2 सब पार्ट्स हो गए, इट डिपेंड्स, ठीक है। टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। वैसे मैथ्स में क्या होता है कि जैसे अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर्स की बात करें ना, वहाँ ऐसा होता है कि 5 मार्क्स का तो 5 पेज भरने, या ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 2 पेज तो भरना ही सही। मैथ्स में ऐसा नहीं होता, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, जितना क्वेश्चन में बोला गया है उतना सॉल्व करना है। उसने अगर पूछा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, गिवन लिखो, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है 3 पेज भर के हमको लिख के आना है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 to 36, मतलब बेसिकली 3 क्वेश्चंस होंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप के होंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप मतलब अब इसमें सब पार्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने को आ सकता है, कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब क्वेश्चंस इस टाइप में आते हैं जो कि होंगे 5 मार्क्स के। अभी तक लास्ट ईयर तक जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो 4 मार्क्स के आते थे। अब वही क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो वही रहेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले भी ग्राफ ड्रॉ करते थे, अभी भी ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके लिए पहले 4 मार्क्स मिलते थे, यहाँ पे अब तुम्हें 5 मार्क्स मिलेंगे, मतलब वो 1 मार्क तुम्हें एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। तो पेपर दिखने में लेंथी लगेगा तुम्हें कि यार 32 क्वेश्चन हो गए, बहुत सारा है, बहुत बड़ा पेपर है, बट बड़ा नहीं है, ठीक है। वो मार्क्स को भी एडजस्ट किया गया है, सिलेबस को कम कर दिया गया है और पेपर को ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही रखा है, ठीक है। बस पैटर्न चेंज हुआ है, लेंदी नहीं है पेपर। अब चॉइसेस की बात करते हैं। देखिए 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे, मतलब ये वाले 21 to 26 वाले, इसमें 2 क्वेश्चन में चॉइस है। 6 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस है, मतलब आप फर्स्ट वाला कर दो या सेकंड वाला कर दो। 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस थे, मतलब कि ये वाले 27 to 33 वाले, उसमें भी अगेन आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस दी गई है, मतलब चॉइसेस जो पहले थी उससे बढ़ गई है, ठीक है, जो लास्ट ईयर के पेपर में थी। एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, टोटल 3 ही क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के, और उसमें से भी एक क्वेश्चन में चॉइस है। तो पेपर आप देखोगे कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, स्पेशली मैथ्स में। सिलेबस भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है और पेपर पैटर्न भी बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। देखने में लगता है 32 क्वेश्चन है, लेकिन आप देखो चॉइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है।
तो ये हुई आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न। अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो पेपर पैटर्न के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्चुअल सैम्पल पेपर पे, जो सीबीएसई ने अपनी साइट्स पे, वेबसाइट्स पे अपलोड किया है। तो उसी के बेसिस पे हम आइडिया लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट है, देखिए पार्ट ए, उसका सेक्शन 1 मैंने बताया था ना, पार्ट ए और पार्ट बी, और उस पार्ट ए में भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 या सेक्शन 1 की हम बात कर रहे हैं। आपको बोला गया था 16 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस होगी और 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180, दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, उनका प्रोडक्ट आपको गिवन है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ आपको गिवन है, एलसीएम का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो एक सिंपल सा लॉजिक लगता है दैट एलसीएम इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एचसीएफ ऑफ एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ। सिंपल सा आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका आ गया। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल के, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर हमको करना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अगर अब आपको बाय चांस फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, आपने फर्स्ट यूनिट ध्यान से नहीं पढ़ी है या ये वाला टॉपिक आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम चैप्टर का ही है, रियल नंबर का ही है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, आपको एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद वो रुक जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, आपको नीचे क्या बनाना है, 10 के मल्टीपल्स, उसके लिए हम उसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगेन इसमें आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए ये सेकेंड यूनिट अलजेब्रा से है। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब अगर आपको सम का फॉर्मूला पता है, सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। ठीक है, तो उसने क्या किया, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको दे ही दी 3, ठीक है, माइनस बी बाय ए, बी की वैल्यू है माइनस के, तो दैट इज के, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 3। तो सॉल्व करके यहाँ से आपको के का वैल्यू मिल गया कितना, 9। इतना ईजीली, मतलब 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज़्यादा स्पेंड करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आप एंड तक पेपर कर पाओगे टाइमली और उसको रीड कर पाओगे। अदरवाइज पेपर आपको फिर लेंदी लगने लग जाएगा, पेपर छूट जाएगा या कैलकुलेशन में मिस्टेक होने लग जाएगी। तो ये हमने पार्ट सेक्शन 1 में, अब इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, आप पूरा सैम्पल पेपर निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने सिर्फ कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस लिए हैं जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सो सेक्शन पार्ट ए का सेक्शन 1 में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है केस स्टडी की, जो इस साल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप देखिए केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन है, 1 मार्क का ही क्वेश्चन होगा इसमें भी। ठीक है, सब पार्ट, ईच सब पार्ट इज ऑफ 1 मार्क। मैंने आपको बताया था 4 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स होंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। मतलब जैसे अगर 17 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो टोटल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाता है। 4 सब पार्ट्स आप सॉल्व करोगे, 4 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे एक फोटोग्राफ गिवन है, एक पिक्चर आपको गिवन है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। जनरली जो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होगी ना, ये किसी काम की नहीं होगी, आप इसको स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जे 6,17 एंड आई 9,16। क्लियरली उसने जे के भी पॉइंट्स दे दिए, कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और आई के भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए। तो इस डायग्राम में हमें क्या ढूंढना है, कुछ भी नहीं। तो ये इतना सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इतना सब कुछ स्किप कर सकते हो। स्टोरी लाइन को स्किप करो, जो भी उसमें गिवन है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करो। अगर फिर लगता है कि नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर क्वेश्चन पे जाओ, तो फिर पढ़ लो। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे बहुत सारा टाइम अपना सेव कर सकते हो। अब आपको देखिए कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है और इसमें से आंसर टिक करना है। ऑप्शंस भी गिवन है आपको, 1 2 3 4 में से आपको ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं भी इस डायग्राम की या ये जो स्टोरी लाइन यहाँ पे बिल्डअप की गई है उसकी कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई और क्वेश्चंस होंगे। अब इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सब पार्ट है, उसमें आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। उसमें क्वेश्चन में बोला है कि फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, उस वाले कोऑर्डिनेट निकालो, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो वहाँ पे फिर आपको डायग्राम पे जाना पड़ेगा। उसमें भी ये सब इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायग्राम से देख के उसको पता लगा सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो केस स्टडी में इसी बात का ध्यान रखना है
कि स्टोरी लाइन आप तभी पढ़ें जब ज़रूरत हो, नहीं ज़रूरत है तो आप उसको स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, डायरेक्ट क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लें। सो पार्ट ए के बाद पार्ट बी की अब हम बात करते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 21 to 26 जो क्वेश्चंस हैं दैट कंटेन्स 2 मार्क्स ईच, ठीक है, और उसमें से भी 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस आपको गिवन है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किस टाइप के हैं वो हम यहाँ देखते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है रियल नंबर्स से, जो नंबर सिस्टम यूनिट है उससे। 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bell rang at 6 AM when the 3 bells will ring together next, ठीक है। इंटरवल आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, नेक्स्ट कब वो साथ में रिंग करेंगे ये आपसे पूछा गया है। कब साथ में रिंग करेंगे, एक ऐसा नंबर जो 4 के इंटरवल के बाद भी मिलता हो, 7 के इंटरवल के बाद भी मिलता हो, 14 के इंटरवल के बाद भी मिलता हो, इसका मतलब वो इनका एलसीएम होगा। तो बेसिकली आपको डायरेक्टली एलसीएम कैलकुलेट करना है, जो भी मिनट्स आएगा, जो भी टाइम आएगा वो आपको 6 में ऐड करके उसको लिखना है, ठीक है। तो अगेन ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें हमको लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। फाइनल आपको कंसेप्ट पता चल गया, आप वैल्यू एलसीएम निकालोगे और आंसर दे दोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें चॉइस दी गई है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब आपको पता है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो ये a,0 का फॉर्म का होगा, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इससे और इससे डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक बार इन दोनों के बीच में, एक बार इन दोनों के बीच में, दोनों को इक्वेट करना है। हार्डली ये 3 लाइन में आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये नहीं आता है तो इसके लिए चॉइस दी गई है, पी की वैल्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2,5, क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,2, आर 2 पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर ऑन पी क्यू सच दैट। अब देखो यहाँ पे आपको पी आर इज टू क्यू आर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1। पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है, आर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। मतलब बेसिकली करना क्या है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, आपको m/n की वैल्यू पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो एक लाइन में आपने लिखा सेक्शन फॉर्मूला, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। मतलब हार्डली आपको इसके लिए 2 या 3 लाइन्स में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व कर पाओगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं इस पेपर में जो आपको आगे भी मिलेंगे, 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी। करना सब में सेम होगा, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जो 5 वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें आप गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख दीजिए, जो सॉल्व करना है उसको लिख दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उसमें जनरली डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, जहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करने होंगे, जहाँ पे आपको मतलब जहाँ पे भी आपको जैसे फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, मीन कैलकुलेट करने वाला है, जो भी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पे आपसे 5 मार्क्स में पूछ लिए जाएंगे। तो इस तरीके से पेपर पैटर्न ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं क्योंकि सिलेबस ही इजी कर दिया है, क्वेश्चंस भी इजी हो जाएंगे और पेपर में बहुत सारी चॉइसेस है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो आप दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो आप उसी को ही अटेम्प्ट करें। ईजी है पेपर, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा ईजी है यहाँ पे। So with this analysis, with this video, I wish you all the best for your CBSE exams. Easy syllabus है, just do your best। जितना जैसा कि आपको प्रिपरेशन टिप्स यहाँ पे बताई गई है, जो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है कि जो ज़्यादा यूनिट्स, जिन यूनिट्स का वेटेज ज़्यादा है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। अगर उसमें जो सिलेबस हट गया है उसके अलावा जो सिलेबस बचा है उसमें से आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस मैक्सिमम बन सकते हैं। बहुत लिमिटेड ही क्वेश्चंस हैं अब जो एग्जाम में, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से अपने एग्जाम को कीजिए, नीट एंड क्लीन आंसर शीट रखिए। सो दिस वाज आवर स्मॉल इनिशिएटिव टू गाइड ऑल द 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम्स, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपने एग्जाम में बहुत बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।